Chapter 10, Cell Cycle and Cell Division. In the previous video, we were discussing about meiosis 1 and its stages. The stages that we have already discussed are prophase and metaphase 1. In prophase, there were 5 stages. In metaphase 1, we have studied that spindle fibers help chromosomes to get aligned on equatorial plane. मेटाफेज 1 में हमने ये पढ़ा कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स को हेल्प करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अलाइन होने में. होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. माइटोसिस के मेटाफेज में हमने ये पढ़ा था कि सिंगल क्रोमोसोम अलाइन होते हैं सिंगल स्पिंडल फाइबर पर, लेकिन मियोसिस के मेटाफेज में थोड़ा सा चेंज होता है और क्रोमोसोम के पैर अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर, और ये क्रोमोसोम्स इनमें ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका होता है. नाउ वील टॉक अबाउट एनाफेज 1. एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं. जैसे माइटोसिस के एनाफेज में हो रहा था सेम वैसे ही क्रोमोसोम्स दो अलग अलग पोल पर जाकर माइग्रेट करते हैं. 2 क्रोमोसोम्स नॉर्थ की साइड चले जाते हैं और 2 क्रोमोसोम्स साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं. लेकिन जैसे माइटोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही थी और फिर क्रोमोसोम्स का माइग्रेशन हो रहा था, मियोसिस के एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होंगे और 2 क्रोमोसोम्स के बीच में इंटरजोनल फाइबर्स भी अपीयर नहीं होंगे. तो ये 2 मेन चेंजेस होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के एनाफेज में. ओके, अब ये तो हो गया अर्ली एनाफेज जिसमें क्रोमोसोम्स मूव करना स्टार्ट करा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब एनाफेज लेट भी हो सकता है. लेट एनाफेज में हम क्रोमोसोम्स को शो करेंगे कि वो ऑलरेडी ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं. 2 क्रोमोसोम्स कंप्लीटली नॉर्थ डायरेक्शन में और 2 क्रोमोसोम्स कंप्लीटली साउथ डायरेक्शन में आ चुके हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. एनाफेज के बाद जो स्टेज आती है वो होती है टेलोफेज. टेलोफेज 1 में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के साथ ही कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. तो अब जो हम स्टेज पढ़ रहे हैं वो है टेलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. जो चेंजेस माइटोसिस के टेलोफेज में हो रहे थे वही चेंजेस मियोसिस के टेलोफेज 1 में भी होंगे. जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है जो डिसअपियर हो गई थी वो फिर से रीअपियर हो जाएगी, डिसोसिएट हो गई थी, लेकिन टेलोफेज में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल होगी. इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं उनका डीकंडेंसेशन हो जाएगा और वो फिर से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेंगे न्यूक्लियस के अंदर. ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर रेस जो हैं वो डिसोसिएट हो गए थे प्रीवियस स्टेज में, इसलिए इस स्टेज में हमने उनको ड्रॉ नहीं किया है. जो साइटोकाइनेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये हमको कैसे पता चला? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसमें एक इनवैजिनेशन या फोल्ड जैसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है जिससे कि हमको पता चलता है कि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस टेलोफेज 1 में स्टार्ट हो गई है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस. उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है, दिख रहा है हमको डायग्राम में. दोनों डॉटर सेल्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से विजिबल है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर विजिबल हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. इसके अलावा जो सेंट्रियोल हैं वो भी दोनों डॉटर सेल्स में प्रेजेंट है एक ही पोजीशन पर. ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है. ऊपर वाली डॉटर सेल जो है उसमें नॉर्थ पोजीशन पे है और जो सेकेंड डॉटर सेल है उसमें साउथ डायरेक्शन में सेंट्रियोल की प्रेजेंस हमको दिख रही है.
तो ये हो गया टीलोफेज कंप्लीट। अब हमको कैसे पता चला कि कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है? हमको ऐसे पता चला क्योंकि हमारे पास 2 न्यूक्लियस आ गए हैं, 2 डॉटर सेल्स आ गए। तो जब 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं तब हमको पता चल जाता है कि जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस का डिविजन, वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि पहले हमारे पास एक ही न्यूक्लियस था, अब हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस है। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। नाउ सी, माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस और मियोसिस का साइटोकाइनेसिस एग्जैक्टली सेम होता है। बस डिफरेंस इनमें ये होता है कि दोनों के क्रोमोसोम्स, माइटोसिस में डबल डीएनए नहीं था, सिंगल डीएनए प्रेजेंट था, और जो मियोसिस में साइटोकाइनेसिस हो रहा है उसमें क्रोमोसोम्स जो है उनके पास डबल डीएनए प्रेजेंट है। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस टीलोफेज से स्टार्ट हो गई थी, जैसे हमने प्रीवियस स्टेज में देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनवैजिनेशन डीप होता जाता है और वो इतना डीप हो जाता है कि फाइनली 2 सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, जिनमें अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट डायग्राम आप देखो, टीलोफेज का डायग्राम है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनवैजिनेशन आना स्टार्ट ही हुआ है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इक्वेटोरियल प्लेट की साइड से फोल्ड होना स्टार्ट ही हुई है। जो स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स का डी कंडेंसेशन हो जाता है। क्रोमोसोम्स के पास डबल डीएनए प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेज में सेम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, बस जो इनवैजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो डीप हो जाएगा। इनवैजिनेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स डीपर, इतना डीप हो जाएगा कि फाइनली थर्ड डायग्राम में देखो, दोनों सेल्स सेपरेट हो गई हैं, दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो गए और दोनों के पास डबल डीएनए प्रेजेंट है। ये डॉटर सेल्स क्योंकि सेपरेट हैं दोनों के दोनों, इसीलिए हम इनको एन डॉटर सेल्स बोलेंगे, क्योंकि दोनों हैप्लॉइड हैं। इसी के साथ हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है। अब मियोसिस 2 में जाने के पहले सेल एक और स्टेज में जाता है, जिसका नाम होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस एक प्रिपरेटरी स्टेज है, प्रिपरेटरी फेज है, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। कोई एस फेज नहीं होती इसमें, इसलिए इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होता है। जैसे कि हमने सेल साइकिल में पढ़ा था G1, S और G2 फेज, जिसमें S था सिंथेसिस फेज, जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। लेकिन इंटरकाइनेसिस में जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक फेज आती है, उसमें S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज नहीं होता है, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं होता है। और जो इंटरकाइनेसिस है प्रिपरेटरी फेज है, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। उसके बाद आती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।